नमस्कार, प्रणाम। मैं रूबी खातून एक बार फिर से सभी सूदी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार थिएटर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम में आए दिन हम अपने वैसे रंगमंच के पटल पे पहुँचे मेहमानों से आप सभी की रूबरू करवाते हैं जिन्होंने एक इतिहास रचा है। उसी श्रृंखला में आज हम सबों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं जिन्होंने अपने रंगमंचीय जीवन के 50 साल रंगमंच को दिए हैं, सुपुर्द किया है। आदरणीय श्री कुणाल सर। कवि, नाट्यकार और निर्देशन के क्षेत्र में लगातार सक्रिय कुणाल बिहार के चर्चित व्यक्तित्व हैं। मैथिली के 200 से अधिक कविताओं की रचना के साथ गोनू झा, राजा सलहेस, डर, वैशाली, बल चनमा सहित कई हिंदी और मैथिली नाटकों के लेखन एवं निर्देशन करने वाले कुणाल नाट्य कार्यशालाओं के माध्यम से रंगकर्मियों को तैयार करने में आज भी सक्रिय हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। आपने अपने जीवन का 50 साल दिया है, तो इस 50 सालों में खास करके अगर हम मैथिली रंगमंच की बात करें तो मैथिली रंगमंच का वर्तमान स्थिति क्या है आपकी नज़रों में? मेरी नज़रों में मैथिली रंगमंच की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। यह पुनः किसी तरह से जैसे तैसे कुछ भी मंच पर कर देना वाली प्रवृत्ति की तरफ मुड़ गया है। कुछ इस तरह से कि जैसे रबड़ को खींच के लंबा किया और छोड़ दिया तो अपनी पुरानी जगह पर आ गया। इसलिए मैथिली रंगमंच की वर्तमान स्थिति बहुत ही संतोषजनक नहीं है। इक्का दुक्का कुछ लोग अच्छा काम कर जाते हैं, बीच बीच में एक समझो कि बिजली सी कौंधती है, लेकिन केवल एक बिजली कौंधने से या अपवाद से तो नियम की ही पुष्टि होती है। वो नियम कुछ इस तरह से है कि बहुत ही गंभीरतापूर्वक मैथिली रंगमंच को करने वाले और मैथिली भाषी लोग जो इसके पैटर्न होने चाहिए, जो डिमांडिंग होने चाहिए, जो अपने रंगमंच की बढ़ोतरी के लिए अधिक से अधिक तत्पर रहना चाहिए था जिन्हें, वो बिल्कुल ही उदासीन है। यानी जनता उदासीन तो करने वाले भी तो उसी के अनुरूप में होगा ना। जनता से ही तो परफॉर्मर्स भी आते हैं। तो अगर जनता बहुत ही उत्साहित नहीं होगी, उत्प्रेरण की अपेक्षा नहीं करेगी या उत्प्रेरण नहीं देगी तो करने वाले कैसे काम करेंगे? तो दोनों तरफ से इसको, इस रंगमंच को, मैथिली रंगमंच को मार पड़ी है और इसका जो पुराना इतिहास है, जो वैभव है, उस वैभव की हानि ही हुई है। इसमें कोई बढ़ोतरी अभी नहीं हो रही है। अगर हम बात करें आपके जर्नी की, आपके सफ़र की, तो मैथिली रंगमंच के लिए आपने बहुत योगदान दिया है, बहुत कुछ किया है। तो उस योगदान के पीछे आपका जो सफ़र है, जो शुरुआत हुई, वो कैसे हुई? जुड़ाव कैसे हुआ रंगमंच से? इसके लिए एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। रंगमंच में थोड़ी सी थोड़ा सा आकर्षण था मेरा, कॉलेज के जीवन से थोड़ा थोड़ा आकर्षण था। हमारे गांव में भी नाटक हुआ करते थे, गांव में नाच होते थे, रामलीला मंडलियाँ करके प्रदर्शन करती थी महीना में, जाड़े के समय में, अगहन वगैरह के महीने में। और उसमें मैं कमोबेश जब भी गांव रहा तो मैं उपस्थित रहता था, वहाँ जाकर देखने जाता था। तो रंगमंच के प्रति एक अजीब सा हमारे मन में आकर्षण था। एक किशोर का जैसा आकर्षण हो सकता है वैसा आकर्षण था। फिर साहित्य से अभिरुचि थी तो साहित्य भी करता रहा, कविताएँ लिखता रहा। तो ऐसे में अब तुमको बताऊँ कि ये कैसा हुआ कि मैं NSD भी गया था एडमिशन लेने के लिए। अलका जी उस वक्त डायरेक्टर हुआ करते थे, तो स्वाभाविक था, मैं कुछ तो आता होता था नहीं तो हमारी चयन कैसे होती, नहीं हुई। तो मेरे मन में ये बात आई कि मैं कलकत्ता जाता हूँ, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा और नाटक ही पढ़ूँगा। तो इस तरह से मैं रंगमंच की तरफ मैं मुड़ा। और मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, क्यों रविंद्र भारती में यूनिवर्सिटी नहीं है, फिर दूसरी कहानी हो जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो वहाँ मैंने जब आयोजन वगैरह देखा, जहाँ मैं कविता पाठ करने के लिए गया था, जिस आयोजन में बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उसके साथ ही जिन लोगों के साथ में था वो सारे साहित्यिक सांस्कृतिक लोग थे। और उस वक्त शंभू मित्रा जैसे लोग, बादल सरकार जैसे लोग, अजितेश बंदोपाध्याय जैसे लोग, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता ऊपर के सामने आ रहे थे उस वक्त। ये
बहुत वाइब्रेंट, वैसे अभी भी बंगाल का माहौल वाइब्रेंट है हर दृष्टिकोण से, उस वक्त और ज़्यादा शानदार सा था। तो वो सारे लोग उन सब जगहों पर जाते थे और हमें भी अपने साथ ले जाते थे। तो हमें लगा क्या कि कविता लिखने से बेहतर है कि नाटक किया जाए, ताकि अगर हम अपनी कोई बात कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो इंस्टेंट प्रोजेक्शन है, इंस्टेंट लोगों के पास जाएगी बात। इतने सारे जो 600, 700, 800, 1000 लोग भरा हुआ है हॉल, ये भरे हुए हॉल को हम ज़्यादा अपनी बात कह पाएंगे। और यही कारण था कि मैं रंगमंच की तरफ बड़ा शिद्दत से मुड़ गया। आपने कहा जैसा कि आप कवि थे, आप लिखते थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि आप फिर एक अभिनेता के तौर पे आए। उसके बाद फिर आप निर्देशक फिर कैसे? हाँ, अच्छा, थे नहीं कहिए, मैं अभी भी कविता लिखता हूँ। हाँ, कविता लिखने में मुझे अभी आनंद आता है। मैं ज़्यादा कदा अभी हाल में ही एक कविता लिखी है, 7-8-10 दिन पहले ही। तो लिखना कमोबेश जारी है, उतनी तेज़ी नहीं है, उतना घनत्व तो नहीं है, लेकिन मैंने लिखना बंद नहीं किया है। तो जब मैं वहाँ गया तो जवान रहा होगा और शायद मैं सुंदर भी था, स्मार्ट लड़का भी था, तो उन्होंने मुझे एक रोल दे दिया। लेकिन रंगमंच का कोई अनुभव तो था नहीं कि रंगमंच पर चलना कैसे है, हाथ कैसे, अपने सबसे बड़ी समस्या होती है नए कलाकारों की, अपने इस हाथों को क्या करूं मैं, इस हाथ को खोल के रख देता तो अच्छा था, ये मन में आता है लोगों को। हमें भी हुआ होगा इस तरह से। तो जो निर्देशक महोदय थे हमारे श्रीकांत जी, उन्होंने मुझे बिठा दिया, पेविलियन में बिठा दिया। लेकिन हुआ क्या कि मेरा दिमाग नाटक के कथ्य को लेकर के, उसके सीनिक डिज़ाइन को लेकर के, अभिनेताओं को लेकर के, उनके साथ जो चीज़ और चीज़ें होती हैं, वस्त्र है, आभूषण है या मेकअप है, इन सब चीज़ों को लेकर के, या उन्हें कैसे कहना चाहिए, इस संवाद को कैसे कहें जिसका ज़्यादा बढ़िया भाव, सही ढंग से ये एक्सप्रेशन हो सके, इस पर मेरा दिमाग चलता था। और मैं उन लोगों से हिचकिचाते हुए ही शेयर करता था। और उन लोगों की महानता देखिए, उन लोगों ने शायद मुझे समझा कि ये शायद इसी लायक बना है, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। तो अभिनेता तो मैं बनते बनते रह गया, लेकिन उन लोगों के सहयोग से और कुछ अपने भी प्रयास से, जो एक निर्देशक का काम हमारे ख्याल से होना चाहिए, निर्देशक को हमेशा चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और एक नई युक्ति की तलाश में हमेशा रहनी चाहिए, ताकि आपका जो एक्सप्रेशन है अधिक से अधिक सटीक हो, शानदार हो। तो वही हुआ। तो उन लोगों ने अवसर दिया हमको, और चैम्बर ड्रामा हमारे नाम से ही जाना जाता है मैथिली में। तो उन लोगों ने डिज़ाइन किया, रामलोचन ठाकुर थे, श्रीकांत मंडल थे, प्रबोध नारायण सिंह थे, इन सभी श्रेष्ठ जनों के सहयोग से, उन लोगों के मार्गदर्शन के हिसाब से वो जो पहला प्रदर्शन हुआ किसी मकान के छत पर, प्रबोध नारायण सिंह का ही मकान था लेक गार्डन्स में, अब वो शायद वो मकान भी नहीं है, टूट गया है। तो उस छत पर ही उसका प्रदर्शन हुआ 3 नाटकों का, और तीनों नाटकों का मैं ही डायरेक्टर था उसका, और मेरी सफ़र वहाँ से शुरू हो गई। वाह। तो आपने जैसा बोला कि आप कवि थे, हैं और कवि आप रहेंगे भी, तो आपके द्वारा लिखित कविताओं में से एक कविता तो 2 लाइन हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे। ये किसी लोक कलाकार ने ही गाया है, वो झूमर कहते हैं उसको। वो कहता है, कहती है क्या कि बाँस जे फूटल बाँसुलिया समगे नदी, बाँसुलिया जोगर गे नदी, से हो बसुली बजवै राघोबीर, सुन गे नदी, से हो बसुली बजवै राघोबीर। इसका एक खास अर्थ है। इसका अगला लाइन जो है और कमाल है। ससुर जी के बेटवा अभागल भेल गे नदी, अभागल भेल गे नदी, माथे के सनुरा देखी के डेराई। एक अद्भुत सी अभिव्यक्ति है ये, और ये अभिव्यक्ति स्त्रियों के द्वारा, उस क्षेत्र के स्त्रियों के द्वारा किया गया है, और अपने बारे में ही किया जा रहा है। आप जाके ग्रामीण क्षेत्रों में कलाकारों को तैयार करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो वो कैसे आया मन में? क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि आप जब स्टेज पे चढ़े थे पहली बार, तो वो एक रहता है कि हाथ कैसे करना है, पैर कैसे करना, मुड़ना कैसे, बोलना कैसे, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। तो शायद वहाँ से आपके दिमाग में आया कि मैं अभिनेताओं को तैयार करता हूँ, या कैसे ये इसकी शुरुआत हुई, ये बताएं आप। नहीं, इसका कारण दूसरा है।
कारण यह है कि जब मैं रंगमंच करने लगा तो रंगमंच को पढ़ने भी लगा, और संजोग से मैं बहुत ही अच्छे वातावरण में था, बंगाल में था, कलकत्ता में था, अच्छे वातावरण में था, बंगला की समझ भी मेरी हो गई थी, मैं पढ़ लेता हूँ, अभी भी पढ़ लेता हूँ बांग्ला, बोल तो लेता हूँ थोड़ा बहुत, उस वक्त लिख भी लेता था, अभी अभ्यास छूट गया है तो लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन बोलना पढ़ना अभी भी है। इसके साथ ही लाइब्रेरी में, और उन लोग जो हमारे सीनियर्स थे, जो श्रेष्ठ गुरुजन लोग थे, उन लोगों की लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी। उन किताबों के जरिए हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारा, और ख़ास उसके बाद ब्रेख्ट जो है, उन्होंने हमें बताया कि आपके यहाँ बहुत ही समुन्नत रंगमंच है। तो हम अपने लोक रंगमंच की तरफ मुड़े, नाच की तरफ मुड़े, जिसे नाच करते हैं, भिखारी ठाकुर जिसको तमाशा कहते थे, खेल तमाशा कहते थे, और हमारे तरफ नाच कहा जाता है उसको, हर एक नाट्य का प्रभंश यह नाच है। तो अध्ययन के जरिए हमें लगा कि हर एक समुदाय का अपना एक नाट्याभिव्यक्ति होती है, अपने एक बोलने का अपना एक आचरण होता है, ये आचरण ही अभिव्यक्ति है, यही अभिनय का एक बेसिक आधार है ये। तो मैथिली में जिसका 13वीं शताब्दी से ही नाट्य है और उससे पहले ही लोक नाट्य है, इसका मतलब इसकी अपनी एक अभिनय कला है। इस अभिनय कला को समझने के लिए, न कि उन लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए, खुद समझने के लिए मैं क्षेत्र में अभी भी जाता रहा हूँ। लगता नहीं है कि मेरा ज्ञान कहीं से भी 10% से ज़्यादा हुआ है, तो अभी भी जाता रहा हूँ और जाता हूँ, गया कई जगह मिला, लोगों से मिला, उन लोगों से चमत्कृत हुआ उनको देख करके। जैसे एक उदाहरण मैंने तुमको दिया है, एक उदाहरण और मैं बताऊँ तुमको, ये भी कविता ही है। सलहेस नाच में कहते हैं, सलहेस नायक है, और नायक जाता है एक फुलवाड़ी में घूमने के लिए, और फुलवाड़ी किसी दूसरे राजा की है, छोटे छोटे राजा हुआ करते रहे होंगे उस ज़माने में। अब इतिहास है कि किंवदंती है, इस पर मैं नहीं जाता हूँ, वांग्मय है, मैं इस पर नहीं जाता हूँ। कहानी जो कह रही है वैसा है कि सलहेस एक दूसरे राजा की अच्छी लाइब्रेरी फुलवाड़ी में घूमने के लिए जाते हैं, और वहाँ की राजकुमारी उन पर मोहित हो जाती है। तो मोहित हो जाती है तो उसके साथ वो फ्लर्ट करने लगती है, तो जवाब देते हैं, कथी लागी आगे दुल्हनिया हमरा भांग ठवई छ, काहे के लिए हमको गड़बड़ा रही हो। ये जो शब्द है, हमारा तो रोंगटा, पहली बार जो हमने सुना उसको, हमारा तो रोंगटा खड़ा हो गया कि इसमें सारा पूरा व्यक्ति का पूरा सील और भाषा का पूरा चमत्कार उपस्थित है वहाँ पर। तो ये ऐसे नहीं हो जाता है, इसको जब तक आप गंभीरता से अनुभव नहीं करते हैं, जीते नहीं हैं उसको, तब तक नहीं होगा। दूर से देख लेने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको उसका अंदर जाकर करना पड़ेगा और जाकर समझना पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा। ऐसा मैंने करने की कोशिश की है, करने के, चाहे जो पमड़िया नाच हो, नाच के विभिन्न सारे रूप हों। इसकी यही वजह है कि मैं कीर्तनिया अगर कर पाया तो उसका कारण यही है, उन लोगों के अनुभव से जो मैंने कुछ लेने की कोशिश की, जो प्राप्त कर पाया, वही उसी का प्रतिफल है वो सब। बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो उसके बीच में जाना होगा, उनके आर्ट और कल्चर, उनकी जो दिनचर्या है उसमें आपको शामिल होना होगा। तब आप उनसे सिखाने की बजाय आप सीखेंगे, तब उनको सिखा पाएंगे। तो आप पटना में भी मैथिली नाटक, बहुत सारे नाटकों का आपने निर्देशन किया है, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता है, जब आप पटना में कलाकारों के साथ काम करते हैं, या फिर जब आप लोक कलाकारों के बीच जाते हैं, जब आप गांव में जाते हैं, जब आप एकदम वो जो रॉ कलाकार होते हैं उनके साथ आप काम करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा समय जब आप बिताते हैं तो अच्छा कहाँ पे लगता है, महसूस कहाँ पे होता है? एक अद्भुत सी परिघटना है, मुझे सबसे अच्छा लगता है रिहर्सल करना। वो कहीं भी कर रहा हूँ, पटना के कलाकारों के सामने कर रहा हूँ या गांव के कलाकारों के साथ कर रहा हूँ। जब मैं रिहर्सल कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं पूरी तौर से अपने को जीवित और सर्वशक्तिमान अनुभव करता हूँ। उस वक्त हमको लगता है कि हमारे चारों तरफ नेत्र ही नेत्र खुल गए हैं, मैं सहस्त्राक्ष हो गया हूँ, हजारों आंखें हैं हमारे शरीर में। और ऐसा इसके उदाहरण है, शायद हमारे सहयोगी, हमारे साथ साथी लोग काम करते रहे वो बताएंगे भी कि पीछे अगर कोई फुसफुसाता भी था उस वक्त, तो हमें समझ में आ जाता था कोई फुसफुसा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है हमको। अब मैं मुड़ के कहता था और वो लोग चुप हो जाते थे। ये कैसे होता है? ये कोई अलौकिक और दैवी शक्ति नहीं है। उस वक्त पूरी तरह से संकेंद्रित उस वक्त होते हैं जब उस काम में हम अपना पूरा हमारा लग जाए, पूरा अगर लग जाए तो ये सब वो जगह होता है रिहर्सल का। उस वक्त हमको कोई न लड़का दिखता रहता है, न कोई लड़की दिखती रहती है,
मुझे सिर्फ और सिर्फ चरित्र दिखते हैं। मैं कहीं कोई न लिंग देखता हूँ, न उम्र न दिखाई देता है। तो वो रिहर्सल का वक्त मेरे लिए सर्वोत्तम वक्त हुआ करता था, और वो वक्त अभी आजकल मिल नहीं रहा है हमको, थोड़ा उदास हूँ। एक लाइन का डायलॉग और उसको तीनों भाषा में आप बोलेंगे अभी। टेस्ट ले रही है लड़की हमारी हमारे दर्शकों के लिए एक लाइन डायलॉग और उसको मगही, मैथिली और भोजपुरी तीनों में। हाँ, क्या लाइन तुम दो। अच्छा, लाइन हम दें। जाओ, मैं इसे नहीं मानती और ना मैं इसे स्वीकार करूंगी। जाओ, मैं इसे नहीं मानती, मैं इसे नहीं स्वीकार करूंगी। बड़ा स्पष्ट सा डायलॉग है। जाओ, मैं इसे नहीं मानती और मैं इसे नहीं स्वीकार करूंगी। जो हमारा कहना मानो, मानना और स्वीकार करना एक ही होता है। इसलिए जो हमने मानवा लच्यू, हमने मानवो। अरे जा नईखे मानवा जी, नईखे मानी रोगा जाई। मगही में दिक्कत है। मगही में क्या बोलेंगे इसको, हम तो बोल दिए। मगही में बहुत ही कच्चा है। जा हम ना मानव, जा हम ना मानव हो। हाँ, जा हम ना मानव। हाँ हाँ, हुआ ना। चलो हुआ। तो मैं जो अभी ये जो सर के साथ मैं कर रही थी, ये खास करके ये कि हमारे जो दर्शक हैं, जो आपके अंदर एक अभिनेता जो छुपा हुआ है, उसे मैं खास करके दिखाना चाह रही थी अपने दर्शकों को। तो आपने अभी एक जिक्र किया था शुरुआती बातचीत में कि आपने एनएसडी ट्राई किया था। हाँ, नहीं हुआ था। कैसे कितनी बार ट्राई किया था? एक ही बार। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताते चलूं कि जो एनएसडी का जिक्र कर रहे हैं सर, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जहाँ पे जाने के लिए हर अभिनेता अभिनेत्रियों की चाह होती है, क्योंकि वहीं से आपके जो रास्ते हैं उसके आयाम मिलते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। पर ये कहीं ना कहीं इसको हम खारिज भी करते हैं कि एनएसडी ही एक माध्यम नहीं हो सकता है। लेकिन अभी के दौर की अगर हम बात करें तो अभी एनएसडी का जो एग्ज़ाम होता है, अगर पटना की हम बात करें, बिहार की बात करें या किसी भी राज्य की बात करें, जिनका एनएसडी में सिलेक्शन नहीं हुआ वो उसमें जज के रूप में बैठते हैं। तो कैसा महसूस होता है? नहीं, वो ऐसा अगर कोई अवसर आया भी तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कभी, क्योंकि जिस वक्त मैं गया था उस वक्त एनएसडी में भीड़ नहीं होती थी। हम जब गए थे तो मुश्किल से 40-45 लोग ही थे, और हल्के ढंग से वो जितना अभी का तामझाम है वो सारा कुछ नज़ारत था उस वक्त। बहुत ही सिंपल आरंभिक तरीका था। तो एक बड़ा स्कूल है और राष्ट्रीय स्कूल है, ये महिमा तो उसकी थी। बड़ी जगह है, दिल्ली है, राजधानी में है, तो ये महिमा में थी। लेकिन अभी जितना महत्व दिया जा रहा है उतना ज़्यादा नहीं था उस वक्त। जो लोग एमेचर थिएटर में काम कर रहे थे, शौकिया रंगमंच में काम कर रहे थे, वो अपने आप को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे थे और थे भी। अभी भी सारे वो लोग महत्वपूर्ण नहीं है जो एनएसडी से निकले हैं। जो अपने स्वतंत्र रूप से जिन्होंने काम किया है, बहुत सारे नाम हैं इसके और गौरवान्वित करने वाले नाम सब हैं, वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने रंगमंच को जिया है, रंगमंच को किया। और एनएसडी का भी तो यही कर्तव्य है कि जो लोगों को रंगमंच करना और जीना सिखावे। तो उसको अगर बाहर से सीख लेते हैं तो क्या हट जाए, कुछ लिए एनएसडी जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मैं भी इस बात से सहमति प्रदान करती हूँ। और एक अभिनेता या अभिनेत्री को कोई चरित्र, किसी भी नाटक में नया चरित्र मिलता है तो उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको टेक्स्ट को पूरी तौर पर समझना चाहिए कि ये टेक्स्ट के कहने का उद्देश्य, इस टेक्स्ट का उद्देश्य क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है इस चरित्र के जरिए। या इवन उसको जब हम धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े में आते हैं, एक लाइन के जरिए, एक पंक्ति में, इस खास पंक्ति में ये क्या कहना चाह रहा है उसको समझे। फिर उसके बाद वो विकल्प खोजे, क्या दूसरा भी कुछ हो सकता है, तीसरा भी कुछ हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्यों नहीं हो, अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। तो ये दोनों तरह की जो दोधारी तलवारें अपने ऊपर चलानी चाहिए। मंथन अपने को बहुत ज़्यादा कष्ट देना चाहिए इसके साथ। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है संवाद का, उसकी संरचना पर भी उसको सोचना चाहिए। इस संरचना को हम क्या करें, इसमें हम कहाँ कॉमा लगावें, कहाँ फुल स्टॉप लगावें, कहाँ सेमीकोलन लगावें, हमको कहाँ यहाँ पर ऊंचा जाना है, या आरोह में जाना है या अवरोह में जाना है, या सिंपल फ्लैट एकदम सतही ढंग से बोल देना है। इन सारी चीज़ों को बनाते वक्त अगर वो चाहे तो कोई मॉडल भी अपना सकता है।
कोई मॉडल रख सकता है अपने सामने में, अगर वो चाहे तो। और मैं ये कहूँगा कि अगर मॉडल न रखे तो अच्छा है, वो खुद मॉडल बनावे, एक स्वयं एक रचना करे, एक नई मूर्ति की रचना करे उस रोल के लिए, और उस मूर्ति में सारा कुछ पहले अपने मन के पर्दे पर कंप्लीट कर ले और फिर फ्लोर पर पहुँचे। तो जब वो पहुँचेगा, अगर उसके पास कोई थिंकिंग और बढ़िया डायरेक्टर है तो निश्चित रूप से वो उछल पड़ेगा। ऐसे ही कलाकार की खोज करता रहता है एक बढ़िया डायरेक्टर कि अब तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहा, अब तो जब इससे बहुत ज़्यादा आगे करवा लेंगे। क्योंकि जब वो यहाँ तक सोच के आया है कलाकार, तो डायरेक्टर उससे आगे सोचने की कोशिश करेगा, करना चाहिए उसको, ये चैलेंज है उसके लिए भी। तो एक दूसरे कोर्स के साथ जब हम जुगलबंदी करते हैं, चैलेंज करते हैं, तब ना मजा आएगा, तब ना दर्शक बहेगा हमारे प्रवाह में। हमारा उद्देश्य भी यही होता है। बिल्कुल। आप के अंदर का जो अभिनेता है वो जिंदा है। धन्यवाद जी। हाँ। तो हम आने वाले दिनों में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है, वो बताएं। फिलहाल हमने पहले कहा भी था कि थोड़ा उदास हूँ क्योंकि रिहर्सल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोई अवसर नहीं मिल रहा है। कोरोना के बाद की ये स्थिति है। कोरोना से एक आध साल पहले से ही शुरू हो गया था, और उस कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही लगता है कुछ है ही नहीं जैसे। कोशिश भी किया तो हुआ नहीं, और मैं संगठन का आदमी नहीं हूँ, मैं संगठन नहीं कर सकता, ये कमजोरी है मेरा अवगुण है ये। संगठन जो है भी वो डोरमेंट है, कागजों पर है। तो एक तो उदासी है मेरी, दूसरा हमको बचाने वाला वो कविता है जो जदा कदा मैं लिख लेता हूँ तो अच्छा लगता है। तीसरा, मैंने इधर आके कोशिश की है अनुवाद करने की। अनुवाद में पहले भी करने की कोशिश कर चुका था, जैसे मैंने वेटिंग फॉर गोडो का अनुवाद किया है, बादल सरकार के बाकी इतिहास का बांग्ला से अनुवाद किया है, बांग्ला मुझे आती है इसलिए बांग्ला से अनुवाद किया है, हिंदी से अनुवाद किया उसको पंछी ऐसे आते हैं, असी पाखड़ी ये थी तेंदुलकर साहब का जो नाटक है, तो पंछी ऐसे आते हैं का अनुवाद किया है। तो वो नाटक के लिए क्या हुआ, 100 का नाटक है कैंडिडा, स्वयं प्रभा नाम से हमने उसका अनुवाद किया है। तो ज़्यादा करता रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल जो वक्त है मेरे पास उसमें मैं अनुवाद ही कर रहा हूँ, और तमिल साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन का अनुवाद। अभी हमने एक स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई अम्बल के जीवनी का अनुवाद किया। फिलहाल सुब्रमण्या भारती की जो बायोग्राफी है वारा के द्वारा लिखा हुआ, उसके अनुवाद में लगा हुआ हूँ। एक पेज करने में टाइम लग रहा है, और अभी मैं शायद एक आध और योजना के अंदर है, शायद पेड़ियार के जीवनी भी का भी एक आ जाए जो मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी उसको अनुवाद करते हुए। अंजलाई अम्मल का अनुवाद करते वक्त तो अच्छा लगा ही था, अब जब सुब्रमण्य भारती के जीवनी का अनुवाद कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा, पता ही नहीं चलता है कि समय कब बीत गया। सभी कोई आकर कहता है कि 10 बज रहा है, नहाइएगा नहीं, तो तभी जाके ये करता है, या खाइएगा नहीं, भोजन नहीं कीजिएगा, तो अच्छा लग रहा है। ये फिलहाल यही हो रहा है। जो मन का काम होता है, जिसमें मन रम जाता है, उसमें समय का पता नहीं चलता है। हाँ। तो अभी के युवा कलाकारों की स्थिति आप जान रहे हैं, तो उस विषय में युवा कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा कलाकारों की जो सामयिक परिस्थिति है, पूरा जो परिवेश है, उसके लिहाज से मैं उनके लिए चिंतित भी और दुखी भी हूँ, उदास भी हूँ। मैं उनकी समस्याओं को समझ रहा हूँ, उनकी दिक्कतों को समझ रहा हूँ, उनके सामने की कठिनाई को समझ रहा हूँ। रोजगार वगैरह वाली बात तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, इसको समझ रहा हूँ। बढ़िया रंगमंच करने की उनकी ललक पूरा नहीं हो पाने की स्थिति को भी समझ रहा हूँ। कुछ लोग कर भी पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बिल्कुल नहीं कर पा रहे, सभी कुछ न कुछ कर तो पा रहे हैं, लेकिन जो एक आवेग तेज़ी होनी चाहिए उसमें अभाव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने युवा साथियों से कि अच्छा बुरा समय तो समय का चक्र है, वो तो आता रहेगा जाता रहेगा, हमें तो लगे रहना ही पड़ेगा। यदि जो चीज़ हमको अच्छी लगती है और जो हम करना चाहते हैं उसको शिद्दत से करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए जितने ज्ञान और अनुभव की ज़रूरत है वो हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके अपना संतुलन बना के रखना चाहिए। एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे कलाकार का मतलब है कि ऐसा क्रिएटर
जो अच्छे नागरिकों का निर्माण करे, और अच्छा नागरिक से ही अच्छा समाज बनता है, और अच्छे समाज से ही अच्छा राज्य बनेगा, अच्छा देश बनेगा। और यही एक आदर्श स्थिति है। इसी की परिकल्पना हमारे फोर फादर्स ने की है। जितने दर्शन है उन दर्शनों में यही बात कही है, अच्छा समाज, अच्छा देश, परोपकार करने वाले लोग, पुण्य कमाने वाले लोग। हाँ, पापाय पर पीडनम कहते हैं ना, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीडनम, इस पूरे सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम की नीति को माने और उसका प्रचार करें। आपने कला के माध्यम से एक ऐसी रंगोली बनाई है कि हम जब देखते हैं आपकी उस रंगोली को तो मन प्रफुल्ल हो जाता है, बहुत खुशी होती है कि आप लगातार ऐसी बने रहिए, युवाओं को प्रशिक्षण देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमें लगातार ऐसे ही प्यार देते रहे, साथ देते रहें, और हम आए दिन आपको बहुत ही गुणी अपने आप को जिन्होंने एक पटल पे पहुंचाया है उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।